कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, मोदी ने तो कोरोना में भाषण दिया था लोकसभा में। पहले जब कोरोना आया तो मोदी ने जिद करी और मैं उसका 1 घंटे का भाषण था लंबा, कोरोना यहाँ नहीं आएगा। तो हमने सोचा बात होगी ऊपर नीचे कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं। सब आराम से घूम रहे थे बिना मास्क के। कोरोना आया और हम सब चपेट के अंदर आ गए। कई सांसद ऊपर चले गए, कई मंत्री चले गए, कई एक्टर चले गए, कई डॉक्टर चले गए। और दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो मोदी खुद ही पता नहीं कहां चले गए थे। सबसे पहले तो खियाड़ा के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया और यहाँ लाइटिंग और पूरा जो मैदान देख के लग रहा है कि मैं 10 से 12 बजे के बीच आता तो निश्चित रूप से हजारों हजार की तादाद के अंदर लोग यहाँ पे थे। मातृशक्ति थी, जवान थे, किसान थे। आज का बहुत बड़े कार्यक्रम थे, बड़ा सावा था। और मैं मेड़ता खीमसर तो नागौर इलाके के अंदर शादियों के अंदर आपको पता आजकल बच्चे आगे से आगे ले जाते रहते हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया। मैंने आपको जब आप लोग आए मेरा नाम लिखा और आपने कहा रात को ही आपको आना है। मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा कि 4 बजे भी आप लोग पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित बैठे हैं। और इतनी तादाद के अंदर मातृशक्ति हमारी छोटी बहन है, छोटे भाई तेजा जी के जयकारे के साथ गहलोत की नींद भी खराब कर रहे हैं और मोदी को भी परेशान कर रहे हैं सुबह के 4 बजे। और निश्चित रूप से खियाला जो गांव है इतिहास के अंदर जायल खियाला के मायरे का जिक्र हमेशा होता है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले दादो जी महाराज की, गंगादास जी महाराज की। इतिहास नागौर के धरती पुत्रों से, किसान के बेटों से अटा पड़ा है। गायों के लिए तेजा जी महाराज ने बलिदान दिया। और प्रदेश और देश के अंदर ज्यादातर लोक देवताओं के अंदर आप जाओगे इतिहास के अंदर तो कोई 500 साल पहले था, कोई 400 साल पहले था, 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अगर कुर्बानी दी वो वीर तेजा जी महाराज थे जो हमारे समाज चाहते हैं, किसान कौम का गौरव थे। और आज भी हम उनके आदर्शों पर चलते हुए गाय को मां के दर्जे के रूप में मानते हैं। और सबसे ज्यादा अगर गायों की चिंता इस देश में कोई करता है तो किसान हमारे ही तरह दूसरे राज्यों के अंदर जो किसान के बेटे हैं ये हम लोग हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो हम नहीं है तो हमारे दूसरे भाई हमारे ही रूप के अंदर वो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा कि पिछले 10-15 साल के अंदर पहले एक जमाना होता था कि गौशालाएं नहीं होती थी और आज जमाना आ गया कि आप गाय की इतनी चिंता कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे दानदाता और भामाशाह बैठे हैं जो एक व्यक्ति गौशालाएं खड़ी करने को तैयार है। और मैं तो बार बार पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर इस बात को कहता हूं कि गौशालाओं के लिए अंगोर गोचर जो भी जमीन उपलब्ध हो सरकार को तुरंत गौशालाओं के लिए जमीन अलॉट करनी चाहिए। कानून के अंदर ये बदलाव होना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस बदलाव को हम करा के ही मानेंगे। एक बदलाव तो हमने करा दिया कि गोचर की भूमि के अंदर अलॉटमेंट करा के बदले में दूसरी जमीन दे दें। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर जब बंजारों का आंदोलन चला था, जब बंजारों के घर उजाड़े जा रहे थे तो बहुत बड़ा आंदोलन नागौर की धरती से चला और उसका फायदा पूरे राजस्थान के किसानों को हुआ जो गोचर की भूमि के अंदर सैकड़ों सालों से बसे हुए थे। कभी हाई कोर्ट के डंडे की आड़ में और कभी दूसरे कोर्ट कचहरी की डंडे की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए लोग कई बस्तियों को उजाड़ते थे और बचाते थे।
लेकिन बंजारा आंदोलन के बाद राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया, एक संशोधित आदेश पारित किया कि गोचर के अंदर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से रहता है, उसके पक्के मकान है और उसको उजाड़ नहीं सकते आप, वो अगर बराबर की हिस्से की जमीन देता तो उसको पट्टे जारी किए। ये पट्टे अगर जारी हुए तो नागौर के बंजारा आंदोलन के बाद इस नागौर की धरती के आपके लाल के संघर्ष के कारण हुए थे। गौशालाओं की तो पूरी जमीन मिले और गाय को हम अभी जब लंपी की बीमारी आई थी तब आपके ध्यान में अगर हो लोकसभा में जब लंपी का मामला उठाया, मेरे राजस्थान के कई सांसद हंस रहे थे बीजेपी के पीछे बैठे बैठे मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले लंपी कहाँ है बताओ तो सही। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं गाय कहाँ है, जब गाय का ही पता है लंपी कहाँ से होगी। तो जीत गए बीजेपी की टिकट पर। और जब दोबारा लंपी आई तब वो कह रहे थे बहुत ज्यादा गाय चली गई। और भाइयों जब तेजादशमी का मेला था और आप लोग खरनाल आए होंगे उस दिन कई लोग, मैंने कहा था कि तेजा जी महाराज हमें बचाओ, और मेरे हिसाब से तेजादशमी के बाद लंपी राजस्थान से आउट होती ही चली गई। लंपी चली गई थी, ईश्वर की कृपा से ही सारी दुनिया चल रही है। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा मोदी ने तो कोरोना में भाषण दिया था लोकसभा में। पहले जब कोरोना आया तो मोदी ने जिद करी और मैं उसका 1 घंटे का भाषण था लंबा, कोरोना यहाँ नहीं आएगा। तो हमने सोचा बात होगी ऊपर नीचे कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं। सब आराम से घूम रहे थे बिना मास्क के। कोरोना आया और हम सब चपेट के अंदर आ गए। कई सांसद ऊपर चले गए, कई मंत्री चले गए, कई एक्टर चले गए, कई डॉक्टर चले गए। और दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो मोदी खुद ही पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो तो तीन लेयर का मास्क बांध के पूरा मुंह बांध के घूमते थे और पूरे देश को शर्मसार के वो होना पड़ा कि लोकसभा के अंदर हम सब पैक होके और लोकसभा की कार्रवाई के अंदर भाग लेते थे। अगर यही काम हिंदुस्तान की सरकार जब कोरोना का पहला पेशेंट मिला और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते तो कोरोना इस तरह हिंदुस्तान के अंदर नहीं फैलता। जिम्मेदार कौन था? प्रधानमंत्री। यहाँ जिम्मेदार कौन था? अशोक गहलोत। भाई हम थोड़ी थे जिम्मेदार। कोई खियाड़ा के सरपंच साहब के तो हाथ में नहीं थी फ्लाइट रोक देते बेचारे। ये तो यहाँ जो सरकार कहती है वही काम कर देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सब लोग भागते हैं। दूसरी जब लहर आई, ऑक्सीजन के अभाव में 50 लाख लोगों ने दम तोड़ा देश के अंदर। ये सरकारी आंकड़े नहीं है, सरकार तो 6-7 लाख के आंकड़े बता रही है, लेकिन आप देखिए क्या स्थिति थी कि अच्छे लोग टेलीफोन करते थे कि एमपी साहब एक बेड दिलवा दो, जयपुर में भर्ती करा दो, अजमेर में करा दो, आईसीयू में करा दो, रेमडेसिविर दिलवा दो। किस तरह के हालात से हमें गुजरना पड़ा। पहले जब बच्चे थे सुनते थे कि मरी पड़ी थी किसी जमाने के अंदर, लेकिन उसको साक्षात आप सबने देखा, हमने देखा, परिवार उजड़ गए। और हालात ये थी कि किसी व्यक्ति की अगर कोरोना से मौत हो गई तो परिवार के लोगों ने कहा कि अपने देश के नजदीक में जाओ, हमें कोरोना फैल जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा ना आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को, कोरोना वॉरियर को, और सरकार के अंदर जो समय लड़ रहे थे लोग, वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। वो नजारा हमने हमारी आंखों से देखा है। इस हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी को हमने हमारी आंखों से देखा है। हम भूल नहीं सकते उस तबाही को, और उसे भूलना भी नहीं चाहिए। वैक्सीन लगा दिया सबके। अब देखिए अभी एक लहर और चली थी, सारे बीमार हो गए कि नहीं, वायरल हो गया था सबको, कोरोना जैसा ही था। अब पता नहीं क्या क्या होगा आगे, किसने देखा है तो बताओ। तो कोई ईश्वर ही बचा सकता हम सब लोगों को, और ये ईश्वरीय सच्चाई है जो कहीं न कहीं हमें सही दिशा की ओर लेके जाती है। वीर तेजा जी महाराज का जयकारा लगता है तो निश्चित रूप से गाय के साथ साथ हमारा जो सामाजिक अभी स्वार्थ बढ़ा, और पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह किसान के बेटे आगे बढ़े हर फील्ड में, चाहे नौकरियों के अंदर, दूसरे कामों के अंदर, यही नागौर था। हमारे यहाँ नहर नहीं आई थी नागौर के अंदर, पीने का पानी दबा रहा नागौर के अंदर, नहर नहीं थी, पढ़ाई की बात नहीं थी। 15-18 साल से पढ़ाई का माहौल हुआ, धीरे धीरे बच्चे बाहर गए, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर हमारे बच्चे गए, आगे बढ़े, प्रयास किया, मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया और आपको कामयाब करने के लिए हर वो संघर्ष किया, प्रयास किया। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो हमें इस तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जाहिल की सीट लगातार
25 साल के लिए आरक्षित नहीं होती। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, भाइयों, आरक्षण के अंदर भी जिस तरह पंचायतों का आरक्षण चलता है, एक बार ये पंचायत रिजर्व होती है, दूसरी बार वो होती है, तीसरी बार वो होती है। अब जाहिल 77 से रिजर्व हुई, 50 साल बाद क्या होगा बताओ? 50 साल कब होंगे? 77 के 50 कब होते हैं? 23 और अनिल कितने हो गए भाई? 23 और 27। 77 में अगर कोई व्यक्ति 20 साल का था, उसने लास्ट जैसे बोर्ड 18-20 का बोर्ड देने की उसकी इच्छा हुई, तो उसमें ज्यादातर ऊपर चले गए 20 साल के। अब तो 70-72 साल के हो जाएंगे तब तक। उन्होंने क्या देखी आजादी, मुझे बताओ? जब चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं तो कैसी आजादी? हाँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जाहिल की जगह किसी और सीट को रिजर्व कर देते और जाहिल को जनरल सीट कर देते। ये कर सकते थे।